जब ये पता चल जाता है, जब गांव के 2-4 लोग और आके कहते हैं जो ये गरीब हैं, तो बहुत का फीस जैसे माफ़ कर दिया जाता है, बहुत का ऑपरेशन चार्ज भी माफ़ करते हैं, कुछ में पूरा इलाज का जितना सारा खर्च है दवा सहित वो भी माफ़ करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं जिस हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का भी कहना है कुछ गरीब लाचार रोगी पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, और हमारे और भी जो नेशनल प्रेसिडेंट पहले भी हुए हैं सबका ये कहना रहता था, तो हम लोग गरीब मरीजों पर भी ध्यान देते हैं। चिकित्सा के साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाल की घटना, उदयपुर की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? उदयपुर की घटना का 3 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तो है जो ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो कि सोशल मीडिया सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता था, लेकिन दुख की बात है जो पूरे विश्व में कुछ खास तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका एक का 500-500 आईडी बन जाता है और एक एजेंडा की तरह प्रचार करते हैं, जो गलत है। सोशल मीडिया को प्यूरीफाई होना पड़ेगा, सही लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनके विचार को जानना पड़ेगा। जो फेक आईडी से आईटी सेल चलता है, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो या कोई भी हो, ये गलत बात है। दूसरी जो घटना हुई इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है। जब वो कह रहा था हम पर धमकी आ रहा है, तो पुलिस को पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए था, उसको फॉल्स दे दिया जो तुमको कुछ नहीं होगा, दुकान खोल लो। तीसरी बात है जो वीडियो उसने बनाया, ये कहीं न कहीं इस साजिश को दिखाती है। जो वो वीडियो केवल हत्या के लिए नहीं बनाया, वो सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है, और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने में ये कोई ज़रूरी नहीं है जो वो कोई मुस्लिम एजेंट ही हो सकता है किसी हिंदू पार्टी का भी एजेंट हो सकता है, किसी सत्ताधारी पार्टी का भी एजेंट हो सकता है। तो दुख की बात है जो हमारे हिंदुस्तान में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हम अपराधी को पकड़ के निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जो अपराधी के पीछे असली अपराधी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको नहीं पकड़ पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो फिर कहीं दूसरी साजिश को अंजाम देता है। तो जो अपराधी दिखता है, हो सकता है वो असली अपराधी नहीं हो। दूसरा फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं ईश्वर अस्पताल के निदेशक, समाज सेवी, पैगामे अमन कमेटी के संरक्षक डॉक्टर संजय कुमार जी के पास हूँ। नेशनल डॉक्टर्स डे है, नेशनल डे के बारे में इनसे जानना चाहता हूँ। 1991 से डॉक्टर डे की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध चिकित्सक विधान चंद्र राय की जन्मतिथि 1 जुलाई है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में केंद्र सरकार द्वारा समर्पित है। डॉक्टर के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इसी पर मैं प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी डॉक्टर संजय कुमार जी से जानना चाहता हूँ। पहले डॉक्टर डे पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपके फ्रंट लाइन की पूरी टीम को, जो आपने डॉक्टर्स डे पे आके हम लोगों से मुलाकात किया, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर डेज पर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे अपने चिकित्सक साथी हैं, जो चिकित्सा व्यवसाय का जो पेशा है, ये पेशा बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा है, और इस पेशे में हमको, चूँकि हम ज़िंदगी से खेलते हैं, ज़िंदगी को बचाते हैं, इसलिए इस पेशे में हमको पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। और अन्य पेशा की जो बुराइयां हैं, जो बाजारवाद है, अवसरवाद है, जो पदलोलुपता है, कर्तव्यहीनता है, उस पेशे की बुराइयों को इस पेशे में हम नहीं आने दें, और हर समय हम अपने रोगी के लिए और समाज के लिए जिए। यही संदेश मैं अपने चिकित्सक साथियों को देना चाहूँगा। भारत में
मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत में मेडिकल की पढ़ाई अब महंगी होने जा रही है। जिसमें मैं मेडिकल का छात्र था तो उसमें मात्र 1500 रुपया 1 साल का फ़ीस लगता था और सरकार के तरफ से 10,000 का स्कॉलरशिप हम लोगों को मिलता था। हॉस्टल चार्जेस भी जो थे सो साल भर में 300 रुपया 25 रुपया प्रति महीने के दर से मिलता था। केवल मेस चार्ज जो है वो अपना अलग से देना पड़ता था। इसलिए पढ़ाई पहले बहुत सस्ती थी, इसलिए गरीब घर के बच्चे मैजिक फिंगर और मैजिक ब्रेन के साथ मेडिकल कॉलेज में जाते थे। लेकिन हमारे सरकार की अनुपयोगिता कहें या दूरदर्शी नीति का अभाव, तो जितने डॉक्टरों की ज़रूरत थी उतने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना सरकारी क्षेत्र में नहीं हो पाई और निजी क्षेत्र को इसमें आना पड़ा। तो जब भी निजी क्षेत्र आएंगे तो वो मुनाफा अपना देखेंगे और उससे ये महंगाई बढ़े और उससे मेडिकल की पढ़ाई जो है सो महंगी होती गई और उसकी बीमारी फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज को लगने लगा। यहाँ भी फीस बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जो भारत जैसे 140 करोड़ के देश में जहाँ पे कि 70 से 80 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये सही नहीं है। चिकित्सा शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको इसमें आना चाहिए। इलाज और दवा इतनी महंगी क्यों हो रही है, जो गरीबों के पहुंच से बाहर हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका जो इलाज और दवा के लागत पे जो समग्र चिंतन होना चाहिए, जो हमारे भारत देश को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे चिकित्सक संगठनों को देना चाहिए, वो नहीं दे पाए। और इसका फ़ायदा जो है सो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां, निजी दवा कंपनियां उठाती हैं। अगर उनके लागत को और बाज़ार मूल्य को रेगुलेट करने की नीति सही तरीके से लागू की जाए तो दाम में काफ़ी कमी होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का, जिन्होंने बहुत सारी ज़रूरी दवाइयों को DPCO योजना के अंतर्गत लाए, जिससे उनका दाम काफ़ी कम है। और इसमें ज़रूरत है कुछ सरकारी कंपनियां भी इस तरह से दवा निर्माण में आगे बढ़े, जो गुणवत्तापूर्ण दवा भी हो और जिसका मूल्य भी काफ़ी कम हो। क्योंकि क्वालिटी के नाम पे जो चल रहा है उसको हमको उसी अस्त्र से जवाब देना पड़ेगा, जहां हमारे सरकारी क्षेत्र की जो दवा कंपनियां हैं उसी गुणवत्तापूर्ण दवा और काफ़ी सस्ती दर पे उपलब्ध करा सकती है। गरीब और असहाय लोगों के लिए आपके अस्पताल में क्या खाका है, आप उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, गरीब असहाय लोगों के लिए भी करते हैं। जैसे मेरा प्रतिदिन 4 से 5 मरीज जो अंत में दिखाते हैं तो उनको बिना फीस के हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जनरल वार्ड का चार्ज है, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले जो 150 रुपये का चार्ज था, उसी 150 रुपये के चार्ज में 3 बार जबकि हम उस पर राउंड भी लेते हैं। ICU का भी हमारे यहाँ 1000 रुपये का बेड चार्ज है। रूम भी 400-500 में 24 घंटे बिजली, पंखा, अटैच्ड लेट्रिन बाथरूम के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो जिस क्वालिटी का सर्विस हम देते हैं तो हम कह सकते हैं जो बाज़ार दर के 1/4 रेट पे हम मरीजों को सुविधा देती हैं। और कुछ मरीज़ जिनको छोड़ के रिश्तेदार चले जाते हैं तो उनके इलाज का भी पूरा खर्च वहन करते हैं और फिर उनको उनके अपने गांव जो है सो अपने एम्बुलेंस या एम्बुलेंस भाड़ा पे करके पहुंचवाते हैं। ये चिन्हित कर लेते हैं जो सही में असहाय गरीब है, तब इलाज का फीस माफ़ करते हैं, ऑपरेशन का फीस माफ़ करते हैं। हाँ, जब ये पता चल जाता है, जब गांव के 2-4 लोग और आके कहते हैं जो ये गरीब हैं, तो बहुत का फीस जैसे माफ़ कर दिया जाता है, बहुत का ऑपरेशन चार्ज भी माफ़ करते हैं। कुछ में पूरा इलाज का जितना सारा खर्च है दवा सहित वो भी माफ़ करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं जिस हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह का भी कहना है कि कुछ गरीब लाचार रोगी पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और हमारे और भी जो नेशनल प्रेसिडेंट पहले भी हुए हैं सबका ये कहना रहता था, तो हम लोग गरीब मरीजों पर भी ध्यान देते हैं।
डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बनना क्यों नहीं चाहते? इसका 2-3 आधार हो गया है। जो पहले जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर होते थे तो राजनेता का उतना हस्तक्षेप नहीं होता था और वो अपने हिसाब से मरीजों का इलाज करते थे। उनकी अकाउंटेबिलिटी पेशेंट्स और उनके क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट के आए दिन जितना हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जितनी तरह की प्रशासनिक परेशानियां पैदा की जा रही हैं, तो उसमें जो अच्छे चिकित्सक हैं, जो स्वाभिमानी चिकित्सक हैं, वो अब उससे मुंह मोड़ते हैं क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनको क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको यस मैन डॉक्टर चाहिए। इससे क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है और जो हमारे मेडिकल कॉलेजों में जो चिकित्सा का उच्च स्तर होता था, जो इलाज का उच्च स्तर पहले हुआ करता था, जहां बड़े बड़े वीआईपी मेडिकल कॉलेज के पेइंग वार्ड में आके ऑपरेशन कराते थे, उसमें काफ़ी कमी हो रही है। बेगूसराय ज़िले में आईएमए का क्या हाल है? अभी क्या स्थिति है आईएमए का? आईएमए का अच्छा हाल है। शिक्षक लोग आईएमए की आवाज़ पे, जहाँ भी जन सरोकार के काम हो या और भी कोई काम हो, कोरोना काल में भी आईएमए के आह्वान पे सारे शिक्षक जुटे हुए थे। जो अस्पताल को कोरोना के लिए इलाज की सुविधा दी गई थी, वहाँ के भी फीस नियंत्रण के लिए आईएमए की टीम दिन रात काम कर रही थी। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हो या और चीज़ के लिए, जिला प्रशासन से पूरा कोऑर्डिनेशन बना करके मरीजों को बेहतर सुविधा दिया। और मैं कह सकता हूँ कोरोना काल में बेगूसराय आईएमए ने पूरे बिहार में सर्वोत्तम सेवा दिया। ये आईएमए मेडिकल संस्था है, तो ये गांव देहात, सुदूर देहात में शिविर लगाकर गरीबों के लिए दवाई वितरण या उसकी रोग को चिन्ह करना, इसके लिए काम करती है। आईएमए करती है, सुदूर देहात में भी शिविर लगाती है और उसमें 2 तरह से काम करती है। एक तो पूरे आईएमए के चिकित्सक जाते हैं या किसी जगह को, किसी खास अस्पताल के लिए आईएमए परिवार चिन्हित कर देता है जी इस इलाके में आप शिविर लगाइए, उस इलाके में वो शिविर लगाएंगे और रोगियों को जो मुफ्त दवा भी दिया जाएगा। और उस शिविर में जो लाभ उठाते हैं, जब वो आते हैं शहर के अस्पताल में, तब भी उनको फीस नहीं लगता है और उसी पर्ची पर उनको देखा जाता है और सलाह दिया जाता है। आप आईएमए के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने, क्या कारण है? नहीं, अभी हमारी जो अपनी जो व्यस्तता है उसमें अगर हम बनते हैं तो हम उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अभी जब हमारी व्यस्तता थोड़ी कम होगी, जो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो पेशागत जिम्मेदारी है, ये जब कम होगी तो ज़रूर हम अपने संस्था के लिए भी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में कुछ समय ज़रूर देंगे। ये आईएमए का चुनाव होता है डॉक्टरों के द्वारा कि मनोनीत भी किया जाता है? ज़्यादातर इसमें मनोनयन होता है आम सहमति से, लेकिन कभी कभी आम सहमति नहीं बन पाती है, तभी चुनाव होता है। लेकिन ज़्यादातर समय में हम लोग आम सहमति से ही, चूँकि आईएमए अध्यक्ष का पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, तो इसको वहन करने के लिए लोगों में क्षमता होनी चाहिए और कभी कभी चुनाव का सहारा लेना पड़ता है। ये जिम्मेदारी से आप अभी भाग रहे? जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो पूरी निष्ठा से करेंगे। उसमें समय अभी ज़रूर लगेगा, थोड़ी और परिपक्वता और अनुभव का मुझे ज़रूरत है, लेकिन जब लेंगे तो ज़रूर जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो मुझे केंद्र के स्तर पर जो दिया जाता है आईएमए की तरफ से जिम्मेवारी, राज्य के स्तर पर जो दिया जाता है उसको अभी भी हम पूरा करते हैं और ज़िले के स्तर पर भी जब हमारा वो परिपक्वता और अनुभव होगा तो हम उसको भी पूरा करेंगे। डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे पर आप क्या संकल्प लेंगे? नेशनल डॉक्टर्स डे पे हमारा 2 ही संकल्प होगा। जो चिकित्सा पेशा है, ये सबसे प्रतिष्ठित पेशा है, सबसे पवित्र पेशा है, इसको हम बनाए रखें और इसकी पेशागत जो मर्यादा है उसको हम और मेरे साथी बनाए रखेंगे।
सबसे उच्चतम स्तर पर बनाए रखेंगे। और समाज से भी मैं ये प्रार्थना करूँगा, जो डॉक्टर्स का जो सेवा है उसका वो ध्यान करें, उसका वो महत्व दें, और उनको जो है आप बेवजह कानून के फंदे में ये आपराधिक गतिविधियों से उनको प्रताड़ित नहीं करें। इससे आपका नुकसान है, क्योंकि हमारे लिए तो जब हम लोग देश की सीमा पर भी जाते हैं तो दूसरे देश के भी जो घायल सैनिक रहते हैं उनका भी सेवा करते हैं, उनका भी इलाज करते हैं। इसलिए हमें जो डॉक्टरों को जो है किसी भी दल में, किसी भी जाति में, किसी भी क्षेत्र में आम जनता भी हमें नहीं बांधे। आपने कहा डॉक्टर पेशा चिकित्सा सेवा भावना है, अभी होड़ लगी हुई है, सेवा भावना कम, पैसा उगाने का काम ज़्यादा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी भी सेवा भावना है, लेकिन जब समाज के हर अंग में गिरावट आएगी तो इसमें भी गिरावट आई है। ज़रूर कुछ चिकित्सक हैं, कुछ होड़ बढ़ा है, लेकिन अभी आप तुलना करेंगे अगर अन्य सेवा के विधाओं से, तो अभी भी ये इसको सेवा का ही भावना माना जाएगा। और अभी भी आप जो है सो ये देखेंगे, जो अभी आप एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी स्कूल में कोरोना की पढ़ाई नहीं हुई, बच्चे स्कूल नहीं गए, कोई पढ़ाई नहीं हुआ, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं गया, लेकिन 90% स्कूल जो है सो छात्रों से इस भद्दे पे फीस वसूले जो हम मास्टर को रखे हुए थे, हम बस रखे हुए थे, ड्राइवर रखे हुए थे, इसलिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बिहार के किसी अस्पताल में हमने ये नहीं सुना है कि अगर इलाज नहीं किया तो फीस लग गया, या ऑपरेशन नहीं किया तो आपको ऑपरेशन का पैसा देना पड़ेगा, या रोगी भर्ती नहीं हुआ तो भर्ती का पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो अभी भी चिकित्सा पेशा बाकी अन्य पेशा से 1000 गुना ज़्यादा सेवा का पेशा अभी भी है। डॉक्टर और मरीजों में सामंजस्य स्थापित हो, अच्छा वातावरण बने, इसके लिए क्या सोच है आपके पास? देखिए डॉक्टर और मरीजों में सामंजस्य अच्छा है, लेकिन कुछ जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति हैं, जिनके कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बड़ी बड़ी दवा कंपनियां हैं, वो नहीं चाहती हैं जो स्थानीय स्तर पर मरीजों और डॉक्टरों के बीच अच्छा संबंध हो, क्योंकि इससे उनके व्यावसायिक लाभ पे असर पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे कानून बनवा करके या बहुत सारी मेथड से इस संबंध को वो बिगाड़ना चाहती हैं, ताकि गरीब मरीज जो है सो वो महंगे हॉस्पिटल्स में जाएं, जहाँ के हम अगर जिसके क्लिनिक में हमें 1000 में जो इलाज होता है वही इलाज उसी डॉक्टर से वहाँ पर चाहता है 10,000 में हो, 25,000 में हो। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा, ये 24,000 रुपया जो है, 1000 का इलाज अगर 25,000 में मिलता है तो ये 24,000 रुपया किसके जेब में जाता है। और उस व्यवस्था को अगर जनता पसंद करना चाहती है तो फिर क्लिनिक पे तोड़ फोड़ करेगी, स्थानीय स्तर पर तोड़ फोड़ करे। लेकिन मुझे कई सांसदों से, कई मंत्रियों से जब निजी बातचीत होती है तो वो लोग कहते हैं जो बहुत सारी शक्तियां हैं, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लॉबिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, जो वो नहीं चाहती है जो निजी क्लिनिक, छोटे क्लिनिक सर्वाइव करें। लेकिन आप लोग डटे रहिए, गुणवत्तापूर्ण को चिकित्सा दीजिए, ताकि ये जो भारत और बिहार की जो गरीब जनता है उसको गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा मिले। आप चिकित्सा के साथ समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाल की घटना, उदयपुर की घटना को आप किस रूप में देखते हैं? उदयपुर की घटना का 3 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट तो है जो ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो कि सोशल मीडिया सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता था। लेकिन दुख की बात है जो पूरे विश्व में कुछ खास तरह के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका एक एक का 500-500 आईडी बन जाता है और एक एजेंडा के तरह प्रचार करते हैं, जो गलत है। सोशल मीडिया को प्यूरीफाई होना पड़ेगा, सही लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनके विचार को जानना पड़ेगा। जो फेक आईडी से आईटी सेल चलता है, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो
या कोई भी हो, ये गलत बात है। दूसरी जो घटना हुई, इसमें पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है। जब वो कह रहा था हम पर धमकी आ रहा है, तो पुलिस को पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए था। उसको फॉल्स दे दिया, जो तुमको कुछ नहीं होगा, दुकान खोल लो। तीसरी बात है, जो वीडियो उसने बनाया, ये कहीं न कहीं इस साजिश को दिखाती है। जो वो वीडियो केवल हत्या के लिए नहीं बनाया, वो सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है। और सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने में ये कोई ज़रूरी नहीं है जो कोई मुस्लिम एजेंट ही हो सकता है किसी हिंदू पार्टी का भी एजेंट हो सकता है, किसी सत्ताधारी पार्टी का भी एजेंट हो सकता है। तो दुख की बात है जो हमारे हिंदुस्तान में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हम अपराधी को पकड़ के निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जो अपराधी के पीछे असली अपराधी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको नहीं पकड़ पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो फिर कहीं दूसरी साजिश को अंजाम देता है। तो जो अपराधी दिखता है, हो सकता है वो असली अपराधी नहीं हो, और हो सकता है उसका मुखौटा ओढ़े दूसरा आदमी जो है, जो सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहता है। चाहे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ सक्रिय हों जो भारत को एक अच्छा राष्ट्र में नहीं देखना चाहती हों, या हमारे जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता के लिए उस तरह का हवा खड़ा करना चाहते हैं, किसी का भी एजेंट हो सकता है। इस हर घटना का डीपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ख़ास करके अपराधियों के 3 महीने, इस तरह के अपराधियों के 3 महीने से 6 महीने का कॉल रिकॉर्डिंग का डिटेल स्टडी होना चाहिए कि किस तरह के लोग थे। कोई ज़रूरी नहीं है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग नहीं हों, विपक्ष के लोग नहीं हों, उनका इसमें हाथ नहीं हो सकता है। इसलिए हर घटना को जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है, उसके पीछे जो बड़ा हाथ है उसको हम लोग नहीं टटोल पाते हैं, जिसके चलते जितनी मुस्तैदी से इस पर नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आपस में सद्भावना बने, इसके लिए क्या पहल होना चाहिए? देखिए, आपस में सद्भावना बने इसके लिए हमारे हिसाब से 2-3 बातें हैं जो ध्यान देना। अगर कोई मुस्लिम धर्म का नाम लेके अगर हत्या करता है तो जितने मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं सबसे पहले उसका बहिष्कार करें, उसकी निंदा करें, सड़क पर उसकी आलोचना करें। और दूसरा जो है, जो हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उनका काम है जो वो पूरे मैटर को जो है कंस्पिरेसी को उजागर करें, जो उसको किसके बहकावे में आके उसने किया। अगर कोई उनके पक्ष का आदमी है तो उसको भी सजा दें, उसका हुक्का पानी बंद करें। और अगर वो विरोधी दल का आदमी है, क्योंकि देखा जा रहा है जो गैर भाजपा दल है वहाँ पे इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, तो इसके चलते दोनों दल, जो बीजेपी और कांग्रेस, दोनों डॉक में आ जाते हैं जो उन्होंने घटना को रोका नहीं क्यों, और उन पे शंका जाती है जो उन्होंने साजिश तो नहीं की। इसीलिए इस तरह की घटना में पूरे डीपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और मुस्लिम बुद्धिजीवी, जब भी कोई मुस्लिम कोई हत्या हिंदू की करता है तो मुस्लिम बुद्धिजीवी को आगे आना चाहिए उसका खंडन करने के लिए। और कोई अगर हिंदू किसी मुस्लिम की हत्या करता है धर्म का नाम लेके, तो उसमें हिंदू जो बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना चाहिए। और मैं मानता हूँ जो 90 से 95% लोग शांति प्रिय होते हैं, 5% ही लोग एंटी पीस एलिमेंट होते हैं जिनको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। और उसको अगर आप एक्टिवली नियंत्रण नहीं करेंगे तो यही 5% ने 47 में कत्लेआम मचाया था और भारत 2 भाग में बटा था। क्योंकि मुझे याद है मुस्लिम लीग जो है सारा चुनाव पाकिस्तान में हार गया था, लेकिन 5% जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे उसके चलते इतना कत्लेआम हुआ। इसलिए अपराधी और कट्टरपंथी को अगर समाज नहीं रोकेगा, समाज नहीं जगेगा, तो फिर देश का एक नहीं 10 बार बंटवारा होगा। इसीलिए शांतिप्रिय लोगों को घर से निकलने का ज़रूरत है, उनको सड़क पे आने का ज़रूरत है। फिर ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे किसी समुदाय के हों, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी शांति को, हमारे देश को विखंडित कर सके। आपके हिसाब से अपराधी और कट्टरता को रोकना होगा, तभी समाज में अमन चैन मिलेगी। अपराधी और कट्टरता को तो रोकना पड़ेगा, लेकिन जो अपराधी को बढ़ावा देने वाला तत्व है, एक ही तत्व है जो दोनों समुदाय के कट्टर अपराधी को उकसाता है
घटना करवाता है और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेता है। तो हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो पुलिस तंत्र है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, उसको उसके गिरेबान पे हाथ लगना पड़ेगा जो इसको मास्टरमाइंड है। और जब तक मास्टरमाइंड को आप नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है ये अपराधी और कट्टरता नहीं रुकेगी। कल केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान का एक बयान आया जो मदरसों में पढ़ाई जाती है इस निंदा पर, तन से सर अलग, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही चीज़, इसी दुख की बात है जो हर आईटी सेल जो है अपने एजेंडा में लगे हुए हैं, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। अगर एक मदरसे में 2 मदरसे में ये पढ़ाई जाती है तो इसका कहना जो 98 मदरसे में यही पढ़ाई जाती है गलत है। कुछ जगह पढ़ाई जाती होगी, हम उसका निरीक्षण करेंगे, हम उसका क्या कहते हैं देखेंगे उसमें क्या सुधार हो सकता है। लगेगा मदरसा से कट्टरता बढ़ गई तो मदरसा बंद करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मदरसा बंद कराने का अगर कोई साजिश करेगा तो वो बहुत गलत है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब तो कल संस्कृत विद्यालय पर भी प्रश्न उठेंगे। ये सरकार का काम है, अगर इस निंदा हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो धर्म के मामले में भी सरकार को, अगर देश के लिए खतरा है तो चाहे हमको मदरसा का इंस्पेक्शन करना हो, मस्जिद का इंस्पेक्शन, हम हर चीज़ को इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन हम उस चुनौती का सामना करेंगे ताकि एनटीपीसी एलिमेंट जो है भारत को कमज़ोर करके अपना शासन यहाँ पे नहीं ले आवे और हम जो है सो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार नहीं हो जाएं। हमको साबित करना पड़ेगा कि हम भारतवासी अपना हर चीज़ को सुधार करने में सक्षम हैं। और वो तो खुद राज्यपाल रहे हैं, तो उनको तो खुद 2-3 मदरसों का, 10 मदरसों का देखना चाहिए जो कहाँ इस निंदा हो रही है। तो भारत के पास इतना कानून है कि अगर कोई गलत बात कहीं पढ़ाई जाती है तो वो उस मदरसे को बंद कर सकती है, सज़ा दे सकती है। लेकिन आईटी सेल में और मीडिया में इस तरह का प्रोपगंडा करना, किसी खास समुदाय के प्रति अविश्वास पैदा करना, ये गलत है। केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल में अग्निपथ योजना लाया गया जो छात्रों की भर्ती के लिए। इस योजना के बारे में बहुत सारा उबाल आया, छात्र प्रदर्शन किए, बहुत सारी ट्रेनों बसों को जलाई गई। इस पर आप क्या, ये योजना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अग्निपथ योजना को मैं बहुत सही योजना नहीं मानता हूँ, लेकिन जो इसका विरोध हुआ वो साफ साफ संकेत दे रहा है जो विरोधियों को केवल सरकार के विरोध के अलावे उनको देश से कोई मतलब नहीं है। अग्निपथ योजना के पहले जो 60 लाख अभी पद हैं वो खाली हैं, 26 लाख पद राज्य सरकारों में खाली, तो इस पद को भरने की ज़रूरत थी। तो सरकार ने ध्यान बटाने के लिए अग्निवीर योजना लाई। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जिसका इस तरह से विरोध किया जाए। इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है। इतने लोगों को 4 साल की नौकरी मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे, फिर वो रोज़गार कर सकते हैं, इसमें बुराई कोई नहीं थी। हाँ, बुराई का जो जड़ था उस पर ध्यान हटा दिया सरकार ने और हमारे बच्चे भी भाग गए। जो 60 लाख भर्ती है, जो 60 लाख वैकेंसी है, जो सालों साल वैकेंसी को सरकार बंद कर रही है, उसको क्यों नहीं चालू करती। और दूसरा, जो हमारा रोज़गार है, 140 करोड़ की आबादी है, तो इस हिसाब से रोज़गार का सृजन क्यों नहीं होता है। आज हमारे पास मानव शक्ति है, सरकार चाहे हमें बढ़िया ये शॉर्ट टर्म रोज़गार क्यों सरकार निकाल रही? शॉर्ट टर्म रोज़गार सरकार इसलिए निकालती है जो सरकारी सेवा पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। हमारे जो नौजवान हैं, मैं कहना चाहूँगा, आज नेहरू की नीति का लोग बहुत बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन गांधी की नीति पर अगर चलता भारत आज़ादी के बाद, जो बेसिक्स एजुकेशन उन्होंने लाया, जिसमें कि लोगों को छोटे छोटे रोज़गार करके अपने रोज़गार को समृद्ध करने का कॉन्सेप्ट, तो आज इंडिया का ये हालत नहीं होता। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो न खेती कर सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं, जबकि आज़ादी के समय बेरोज़गारी की इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। इसलिए गांधी के बेसिक्स एजुकेशन शिक्षा से जो इंडिया पलट गया,
और जो हमारे राजनेता थे बाद में अपने अनएम्प्लॉयमेंट को सही तरीके से नहीं देखा, इसको मजाक बना लिया। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें ये कराइए वो कराइए। अगर 60 बेरोज़गार पैदा होते हैं तो हम 55 बेरोज़गार के लिए अगर इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, चाहे निजी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, व्यवसाय क्षेत्र हो, तो हम कभी भी स्वस्थ भारत की परिकल्पना। मोदी जी की 8 साल को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन जो अपेक्षा उन्होंने दी, जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन पैदा कर दिया लोगों में, उस हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी थी, एक्सपेक्टेशन उतना नहीं बढ़ाया जाए। ये काम अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन इससे और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, जो कुछ राज्य सरकारें कर भी रही हैं। और इसमें मैं लेना चाहूँगा नाम, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, बिना ज़्यादा प्रचार किए हुए काम करते हैं। तो मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, लेकिन जो अच्छाई का प्रचार वो करते हैं वही उनको छोटा बना देती है। और मैं चाहूँगा जो केंद्र सरकार भी प्रचार कम करे, काम ज़्यादा करे। चिकित्सा पेशा को और बेहतर कैसे किया जा सकता है? चिकित्सा पेशा को बेहतर करने के लिए इस पे 3-4 एस्पेक्ट पे लोगों को काम करना पड़ेगा। एक तो चिकित्सा जो है सुलभ हो, ये नहीं हो जो महानगरों में और नगरों में चिकित्सा हो, गांव देहात में चिकित्सा नहीं। दूसरा है जो वो सस्ती हो, ताकि लोग आसानी से उसको अफोर्ड कर सकें। अगर किसी गांव में हम महंगा हॉस्पिटल खोल देंगे तो उससे काम नहीं होगा। और तीसरा हो जो इफ़ेक्टिव हो, गुणवत्तापूर्ण हो। चिकित्सा अगर गुणवत्तापूर्ण होगी, सस्ती होगी, सुलभ होगी, गांव में मिलेगी, तो इस पेशा के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा और इसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। और हम जैसे अभी बहुत सारे हमारे विदेश के पेशेंट आके यहाँ इलाज कराते हैं, तो और अगर हम इसको इम्प्रूव करते हैं तो और जो छोटे छोटे शहर में भी विदेशों से पेशेंट आएंगे और यहाँ का अच्छा इलाज का लाभ लेके अपने देश जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी भी पूरी टीम को। अभी हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी ने बहुत बेबाकी से चिकित्सा पर, सामाजिक राजनीति पर अपनी राय रखी। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए फ्रंट लाइन।